अभिक्रिया के दर समीकरण में क्रिया कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया के दर समीकरण में सांद्रण पद की घात। समझ में आ रहा है बच्चा? अभिक्रिया की दर समीकरण में सांद्रण पद की घात क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बारे में एक वैज्ञानिक जो जम्मू कश्मीर के थे उनके बारे में बात किया जाता है। वेज नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के रहने वाले वैज्ञानिक हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने बताया क्या? अभिक्रिया द्रव्यमान नियम। क्या बताया? या फिर आप कह सकते हो द्रव्यमान अभिक्रिया नियम। क्या? द्रव्यमान अभिक्रिया नियम। मेरे प्यारे साथियों, समझ में बतिया आ रही है? यस सर। कोनो फ्यूजन है? चलो, द्रव्यमान अभिक्रिया नियम के आधार पर वेज नामक वैज्ञानिक ने ये बात बताए कि जो अभिकारक होते हैं इनमें जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती। ये बात किसने बताई? ये कहाँ के रहने वाले? बात समझ में आया? तो अब इसी तरीके से एक छोटी से इसको हम हटाते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर ए, यहाँ पर ले लिया हमने बी, यहाँ पर ले लिया हमने सी, ये हो गया बाबू पी, ये हो गया क्यू। ध्यान से समझिए। तो ये जो ए बी सी पी क्यू है ये क्या है? स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। क्या है? इसमें ए बी सी पी क्यू ये है स्टोइकियोमेट्री गुणांक। कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। सुनो, स्टोइकियो, ठीक है, मेट्री गुणांक जो यहाँ है ये ए बी सी पी क्यू दिखाई दे रहा है, मगर ये बात बहुत ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। बाद में क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक अपना मतानुसार शोध करके प्रयोग करके सिद्ध करके बताए कि ये जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के दर पर निर्भर करता है। किस पे? समझ में आया? बात क्लियर हुआ? इस तरीके से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात किया जाता है, न कि स्टोइकियोमेट्री गुणांक के आधार पर। अब चले थोड़ा सा समझते हैं ये क्यों नहीं है और ये क्यों है। ठीक, चला जाए। मान लो बच्चों कि हमने क्या किया, ये क्या है? सांद्रण है, सांद्रण है। मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है। तीन सांद्रण हमने लिया, एक सांद्रण ए, एक सांद्रण बी, एक सांद्रण सी। तो सांद्रण ए की, ठीक है, ए को क्या किया गया? सांद्रण ए को क्या कर दिया गया बच्चों? 2 गुना कर दिया गया। कितना? 2 गुना। सांद्रण ए को बोलो या सांद्रण ए के सांद्रता को, सांद्रण ए को या सांद्रण ए के सांद्रता को क्या किए बच्चों? तो इसका जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो गई? 4। अभिक्रिया की दर कितना हो गई बच्चों? अभिक्रिया की दर कितना हो गई? 4 गुना। बात ध्यान से समझते जाना।
हम A के सांद्रण को 2 गुना किए, अभिक्रिया की दर 4 गुना हो गई। समझो, अब B के सांद्रण को हमने भी क्या किया, 2 गुना किया बच्चों। समझते जाओ ध्यान से। तब क्या होता है, जब B के सांद्रण को हमने 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर कितनी रह गई, 2 गुना रह गई। अभिक्रिया की दर कितना रह गई, 2 गुना रह गई। समझ में आ रहा है बात? A को हमने 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो गई, लेकिन यहीं पर जब हमने B को 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर 2 ही गुना रह गई। सुनो बात समझो, अभी बताते हैं कैसे। ठीक, दूसरी बात, अगर हमने C को क्या किया, 2 गुना किया, यानी C के सांद्रण को हमने बच्चों का किया 2 गुना किया, तो यहाँ पर अभिक्रिया के दर पर अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मेरी बात सुनो, पहले आपने क्या लिखा, A को 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई, 4 गुना हो गई। B को 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर 2 गुना रह गई। C को 2 गुना किया तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, ये प्रयोग पर आधारित है। आप प्रयोग करोगे, जो सांद्रण आप लोगे उसे बढ़ाने से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो डिपेंड करेगा कोटि पर। समझ मेरी बात आई? आपने जो पदार्थ लिया अभिक्रिया के लिए, ठीक है, जो भी पदार्थ आपने लिए हैं अभिक्रिया कराने के लिए, उसके ठीक, उसके क्या करें, उसके सांद्रण को अगर हम 2 गुना करते हैं, उसके सांद्रण को यदि क्या करें 2 गुना करें, तो 2 गुना करके हमें ये देखना है कि उसकी अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आया? अगर अभिक्रिया उसकी 4 गुना हो गई, अभिक्रिया क्या हो गई, 4 गुना हो गई, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, R इक्वल टू K क्या है, वेग स्थिरांक। क्या क्या है, K, R इक्वल टू K एक्टिव मास क्या हो जाएगा, A के पावर, ध्यान से समझो, A को 2 गुना किया, अभिक्रिया की दर कितनी हो गई, तो बच्चों A पर पावर कितना है, 2। मेरी बात समझ रहे हो? कौन नहीं समझ पा रहा है? सुनिए हमारी बात, अभिक्रिया की दर 4 गुना होगी, बात समझ रहे हो? अभिक्रिया की दर 4 गुना का मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये 4 हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो R इक्वल टू क्या आया, बात समझ में आई? यही बात आपको समझा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ देखो, B को 2 गुना किया गया, B को क्या किए, 2 गुना किए बच्चों, तब क्रिया की दर क्या हो गई, 2 गुना हो गई। ठीक, तब यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एक्टिव मास B, 2 गुना किए, 2 गुना 1 कट गया, इक्वल टू आया। ये अभिक्रिया की कौन सी कोटि हो गई? मेरी बात समझ रहे हो? आपने अभी लिखा यहाँ पर अभिक्रिया की दर समीकरण में सांद्रण पद की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो गया? हमने अभी यहाँ पर आपको बताया, जस्ट यहीं पर ध्यान दीजिए, A को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर बच्चों कितना, 4, राइट है। B को 2 गुना करने पर अभिक्रिया की दर, क्लियर। C को 2 गुना करने पर अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं। ये बात ये मत समझो कि 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, बात यही हमारी ये बताई जा रही है आपको, इसीलिए बताई जा रही है कि जरूरी नहीं है कि हम सांद्रण को 2 गुना करें तो अभिक्रिया 4 गुना हो जाए। ये है, अगर हम 2 गुना करेंगे तो 4 गुना भी हो सकता है, 2 गुना करेंगे 2 गुना भी रह सकता है। अगर हम सांद्रण को बढ़ाएं तो उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। ये अभिक्रिया के लिए डिपेंड है, ये प्रयोग के आधार पे। समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? अब इधर से बच्चों, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो एक बार हमसे बोलेगा। ओके, चले आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर अगर हम लिख दें R इक्वल टू K
एक्टिव मास C के पावर क्या होगा बच्चों? C का पावर 0, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब अपक्रिया की दर पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा तो उसकी घात क्या होगी? शून्य। उसकी कोटि क्या होगी? शून्य। तो इस तरीके से हमें बच्चों समझने हैं। समझ में आया? थोड़ा सा फोकस करोगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। और यही अपक्रिया की कोटि है, वो बहुत बड़ा बवाल नहीं है। समझ में मेरी बात आ रही है? इसको पहले आप आराम से नोट करो। ये कौन सी कोटि है? कौन सी है बच्चों? समझ में आया? ये कौन सी कोटि है? द्वितीय। ये कौन सी है? प्रथम। क्लियर है? इस तरीके से अपक्रिया के द्वारा प्रयोग के आधार पर ही हम कोटि को बता पाए। आए कोटि पहचान ले पहले। ध्यान देना बच्चों, यहाँ देखो लिखा है 2N2O5 4NO2 प्लस O2, ठीक है। और यहाँ क्या है? 2N2O, तीर का निशान 2N2O2। आप बच्चों अभी आपने कुछ लिखा था जस्ट पहले, आपने कोटि को लिखा अपक्रिया के दर समीकरण में साधारण पद की घात अपक्रिया की कोटि कहलाती। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही उसकी कोटि हो गई, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यही इसकी कोटि हो गई, ये मतलब नहीं है। आपको पहले ही बताया गया कि अपक्रिया की कोटि पहचानने के लिए हमें क्या उसका प्रयोग करना होता है। प्रयोग के आधार पर अपक्रिया की कोटि बताई जाती है, ना कि अभिक्रिया द्रव्यमान नियम के आधार पर अपक्रिया की कोटि बताई जाती। फिर से समझ लीजिए ध्यान से बात को। अपक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान के आधार पर बताई जाती है, ना कि द्रव्यमान अपक्रिया नियम के आधार पर कोटि बताई जाती। राइट, ओके। अब चलते हैं। ये जो बना हुआ है ये प्रयोग द्वारा ही सिद्ध हो सकता है कि ये पूर्णतः समाप्त हुआ या समाप्त नहीं हुआ, या फिर अपक्रिया की कोटि एक बात और डिपेंड करती है कि जो हमने अभिकारक लिया है उसमें से क्या सभी अभिकारक सक्रिय हैं, क्या कोई एक सक्रिय है, क्या जो अभिकारक दो मान लो लिया कि दोनों सक्रिय हैं। इसके आधार पे कोटि को बताया जाता है। राइट बच्चों, फिर से मेरी बात समझो। अपक्रिया की कोटि बताने के लिए हमें देखना होता है कि यहाँ पर जो अभिकारक लिए गए हैं, क्या जितने अभिकारक लिए गए सभी सक्रिय है, या उसमें से कोई एक अभिक्रियक सक्रिय है, या दोनों सक्रिय हैं। आ रहा है समझ में? यदि कोई एक अभिकारक सक्रिय है तो वो प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। अगर दोनों अपने अपने पूर्ण रूप से, मतलब ये जो अभिकारक, ये क्या है बच्चों? अगर ये अभिकारक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और पूर्ण रूप से उत्पाद बन जाए, मेरी बात ध्यान से समझो। अगर अभिकारक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और पूर्ण रूप से क्या हो जाए? उत्पाद बन जाए, तो वो अपक्रिया की शून्य कोटि, यानी शून्य अपक्रिया की कोटि। समझ गए? यानी अपक्रिया की कोटि कौन सी उसमें होगी? शून्य होगी। कब होगी बच्चों? जब ये अभिकारक पूर्ण रूप से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए और पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाए, तो अपक्रिया की शून्य कोटि कहलाती है। अब मेरी बात समझे। अगर इसमें से कोई एक सक्रिय है और उससे कोई पदार्थ बन रहा है तो वह अपक्रिया की प्रथम कोटि कहलाती। मेरी बात समझना ध्यान से, ताकि आप अपक्रिया की कोटि को समझ सको, पहचान सको। ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ लिया हमने क्या बच्चों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ हमने क्या लिया? नाइट्रोजन चच्चा को लिए और किसको? ऑक्सीजन चच्ची को। कोटि हो गई का शून्य। समझे? पूरा अभिकारक समाप्त हो गया, पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाए तो वह अपक्रिया की जो कोटि बनेगी उसे
शून्य कोटि की अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर। जब अभिकारक, सुन लो, जब अभिकारक जो लिया गया है उसमें से अगर कोई एक सक्रिय होता है तो वह अभिक्रिया की प्रथम कोटि कहलाती है। ये मैं अपने जी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसे हम अपने आधार से बता रहे हैं, बात ध्यान समझो, पहचानने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो सार्वभौमिक सत्य है, पर अभिक्रिया को पहचानने के लिए ये सही है। बात समझे। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सक्रिय है और कौन सक्रिय नहीं है, इसको आप देख के ही पता कर सकते हो। जैसे ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन इनका हुआ, अभिक्रिया हुई, ये टूट गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल गए। अगर ये पूरी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बच्चों बदल जाते तो अभिक्रिया की शून्य कोटि हो जाती है, क्योंकि पूरा अलग अलग हो गया। समझे, जो भी अवयव है वो सब क्या हो गया, अलग अलग, पूर्ण रूप से चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है, यानी इसमें एक सक्रिय है, कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सक्रियता के साथ ऑक्सीजन को अपने साथ जकड़ के रखा है, तो यहाँ पर ये कोटि का हो गई। समझ में आई। ये इसमें अभिक्रिया की कोटि का हो गई बच्चों, प्रथम। तो इसको जब आप लिखोगे R इजकल टू के एक्टिव मास क्या, N2O5, इसके पावर कुछ नहीं, इसका मतलब कोटि कौन सी है, प्रथम। क्या मेरी बात समझ में आई। इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डाउट है नहीं ना बचवा। अब चले इस पर देखो, जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा नाइट्रोजन के साथ, यानी कि नाइट्रोजन इसमें क्या है, इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय है। इसने ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, इसलिए इसमें एक सक्रिय है, तो ये प्रथम कोटि हुआ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, बात समझो। और इस तरीके से समझेंगे तो हमें लग रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे। अभी आगे एग्जाम्पल मिलेगा तो और समझ में आएगा, फिलहाल इसको समझिए। यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, पूर्ण रूप से अभिकारक टूटकर उत्पाद में अलग अलग हो गया, यानी कि इसमें जो अभिकारक है बचा नहीं, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जब अभिकारक पर कुछ नहीं बचेगा तो उसकी घात क्या होगी बच्चों, शून्य। जब अभिकारक की घात शून्य होगी तो इसका मतलब कोटि कौन सी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। यानी इसके लिए हो जाएगा R इजकल टू के एक्टिव मास N2O, क्या, एक्टिव मास N2O के पावर, यह अभिक्रिया की कौन सी कोटि हो गई। अब समझ में आया। सवाल में ज्यादा से ज्यादा सवाल में ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा सवाल में दर समीकरण दिया रहता है, ज्यादा से ज्यादा सवाल में समीकरण दर दिया होता है, आप खाली देख के बताना रहता है कि कौन सी कोटि है। राइट, क्या ये बात क्लियर हुई। किसी को कोई इसमें दिक्कत है, मैं आपको 2-4 सवाल दे रहा हूँ, आप लोग उसमें अभिक्रिया की कोटि बताइएगा, कौन इसमें कौन कोटि। क्लियर है, इसको नोटअप करो और सवाल में लिख दे रहा हूँ उसको लिख लो, नो प्रॉब्लम। आओ देखिए, इन समीकरणों में बच्चों हमें जानने हैं कि किस समीकरण में कौन सी कोटि, ठीक है। हमें इस समीकरणों में बच्चों क्या समझने हैं, किस समीकरण में कौन सी कोटि। सबसे पहले जो ये चारों समीकरण है इसका दर समीकरण लिखोगे। क्या लिखोगे, दर समीकरण, क्या, क्लियर है। तो बच्चों जब दर समीकरण लिखा जाता है तो वहां पर एक चीज देखा जाता है कि जो पदार्थ अभिक्रिया के लिए लिया गया है वो बचा कितना, या समाप्त हो गया, या फिर अभिकारक जो कुछ भी लिया गया है उसमें कौन सक्रिय है, कौन सा अंश सक्रियता के साथ उसमें लगा हुआ है, कौन अभिक्रिया के लिए सक्रिय हो रहा है, वही अभिक्रिया की कोटि होती। ये बात हम आपको कई बार बता दिए। ओके, आइए थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, चला जाए। आओ बच्चों देखते हैं पहले इसका दर समीकरण क्या होगा। दर समीकरण R इजकल टू के एक्टिव मास C12O22
क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 11 होता है, ठीक है। आ जाइए, ये क्या हो गया, एक्टिव मास क्लोज, समझ में आया। ये इसका दर समीकरण हुआ। अब बात समझो, यहाँ पर दर समीकरण में कोटि क्या है, जहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी होती उसकी कोटि क्या होती है, 1 होती है। जहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है उसकी कोटि क्या है बच्चों, 1। समझ में आया। अच्छा, इसमें ये प्रथम कोटि क्यों कहा जा रहा है, इसको प्रथम कोटि क्योंकि इसमें तो 2 चीज भाग ले रहे हैं, एक चीनी भाग ले रहा है और एक जल भी भाग ले रहा है। तो समझो अब इस बात को, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अणु भाग ले पर सक्रियता किसी एक की हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी समीकरण में क्या हो, 2 या 2 से अधिक अणु भाग ले पर उसमें एक अणु सक्रियता के साथ जुड़े तो उसे आभासी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या, आभासी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, या उसे आभासी कोटि कहते हैं, या एका अणुक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, शांति से समझो और नोट भी करते जाओ बच्चा कापी पे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग ले, क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक क्या करें, भाग ले, परंतु क्या होवे, परंतु उसमें कोई एक अभिकारक सक्रिय हो तो उसे आभासी अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें बाबू 2 भाग ले रहे हैं। हेलो, बहुत मात्रा है। जब 2 भाग ले, एक सक्रिय हो तो वहां पर प्रथम होता है, और ऐसे अभिक्रिया को हम आभासी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब इसकी कोटि क्या हो गई बच्चों, तो ये प्रथम कोटि का हो गया। किस कोटि का हो गया, क्योंकि इस चीनी पानी में चीनी सक्रिय होता है तभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक, इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाने के लिए नमक डाल के तो बना नहीं पाएंगे। ये फ्रक्टोज कहाँ है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सेम फार्मूला, एकदम दोनों के ही होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, फार्मूला एक सेम होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आया। और यहाँ पर तो ये लिखा है 2H2O2, क्या लिखा है 2H2O2, तीर का निशान दिए 2H2 प्लस O2। तो हमने क्या बताया था अभी जस्ट, जब पूर्ण रूप से अभिकारक समाप्त होके पूर्ण रूप से क्या दे दे, उत्पाद दे दे, तो वह शून्य होता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो ये कौन सी कोटि होगी, तो इसमें दर समीकरण R = K एक्टिव मास H2O2 बनेगा। तो इसकी अभिक्रिया की दर क्या होगी बच्चों, प्रथम, क्या होगी, क्या ये बात समझ में आई। चले आगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों NH4 NH2 दैट इज N2 प्लस 2H2, यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी कोटि होगी, ये अभिक्रिया की दर R = क्या हो जाएगा, K एक्टिव मास क्या NH4 NO2। ये बात समझ में है। ये अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी, प्रथम। कौन सी होगी, प्रथम। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फोकस करोगे बच्चों तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा समझ लो कि बहुत ही दिक्कत है। इसमें कैसे बताएंगे कि, अब देखो, अब इसमें ये क्या है, मेथिल एसीटेट। क्या है, मेथिल एसीटेट को जैसे ही जल में डालते हैं, किसको डाल रहे हैं, मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट को जैसे ही जल में डालते हैं बच्चों, ये एसिटिक अम्ल और क्या बना देता है, मेथेनोइक अम्ल। ये क्या बना देता है, अरे मेथेनोइक कर रहा हूँ, मेथेनॉल बना देता है। कौन बना देता है, तो ये क्या है, मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट की क्रिया किससे कराएंगे, जल से जैसे ही किया क्या बनाया, एसिटिक अम्ल बनाया और मेथेनॉल बनाया। तो इसमें सक्रिय कौन है, मेथिल एसीटेट। कौन सक्रिय हुआ, क्योंकि इसी को डालने से ये दोनों डिवाइड होकर के बन रहे हैं। तो इसमें सक्रियता किसकी है,
तो ये कौन सी, जैसे ये अपक्रिया है वैसे ये भी अपक्रिया है। ये आभासी है, आभासी अपक्रिया की कोटि है, तो इसमें भी क्या होगी, आभासी अपक्रिया की कोटि होती। क्लियर हुआ? क्या जल के साथ होगा तो आभासी? जी बात वो नहीं है, बात ये है कि दिखने में दो हो लेकिन उसमें सक्रियता किसी एक की हो तो उसे कहते हैं आभासी अपक्रिया की कोटि। आया समझ में? क्लियर हो रहा है बच्चों? चले तो यहाँ पर R इजकल टू के एक्टिव मास CH3 COO CH3 पर कोटि कौन सी होगी, प्रथम। कौन सी कोटि होगी बच्चों? ऐसी आपको समझने हैं। अगर ऐसे न समझ में आए तो आप नॉर्मली तरीके से कुछ रिएक्शंस मेन होते हैं उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, आपसे सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, अगर इस तरह समझ में ना आया हो तो आप नॉर्मली ये जो रिएक्शंस है इसको माइंड में सेटअप कर लो, परीक्षा में यहीं से आएंगे और कहीं से आने वाले प्रश्न नहीं है। समझ में आया? ऐसा ही रट लो इसको, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्योंकि प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे बच्चों, है ना? हाँ, प्रयोग भी किसी दिन प्रयास किया जाएगा कि इन सब का प्रयोग करके देखा जाए कौन सी कोटि